आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को देखेंगे। क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। देखिए, राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी भावना है जो लोगों को अपने देश से प्यार करने और एकजुट रहने के लिए प्रेरित करती है। यह भावना जो है तब पैदा होती है जब लोग एक जैसी भाषा, संस्कृति या जगह में रहते हैं। साधारण भाषा में समझे तो दोस्तों, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। आगे क्या है? आगे है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई। देखिए, राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है यूरोप में तब हुई थी जब वहाँ के लोगों ने नया सोच और जागरूकता को जो है वहाँ के लोगों में जो है नई सोच और जागरूकता जो है आने लगी थी। लेकिन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने इसे और जो है ज़्यादा ताकतवर बना दिया। अब आगे है 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी में जो है राष्ट्रवाद और ज़्यादा तेज़ी और जोश के साथ जो है फैलने लगा। जैसे जैसे लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने लगे, वैसे वैसे बड़े बदलाव भी आए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। देखिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई तो वहाँ के लोगों ने यह कहा कि सिर्फ राजा या अमीर लोग ही देश को नहीं चला सकते हैं। वहाँ के आम लोग जो है बोलने और सोचने और वोट देने का जो है अधिकार उनको भी चाहिए था। इससे जो है राजनीति जो है केवल राजमहलों से निकलकर आम जो लोग थे, अखबार थी, गलियाँ थी, वहाँ तक जो है पहुँच गई। इसमें नेपोलियन के आक्रमण भी शामिल थे। इसके बाद जब नेपोलियन नाम का एक नेता यूरोप के कई देशों में अपनी जो है सेना भेजा, तो उसने वहाँ के लोगों को भी नए विचार दिए, जैसे कि सब के सब बराबर हैं, कानून सबके लिए एक हैं और देश को एकजुट रहना चाहिए। इससे पूरे जो यूरोप में लोग थे उनके अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है बढ़ने लगी। आगे क्या है? आगे यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा।
देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली जैसे जो बड़े देश थे उसको जो है सिर्फ नक्शे पर दिखाने वाला नाम जो है नहीं रहने दिया, बल्कि उनको जो है एक असली और मजबूत राजनीतिक रूपरेखा देना जो है शुरू किया। इससे उसके एक देश बनने की राह जो है खुल चुकी थी। लेकिन जब नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा जो है ताकत दिखानी शुरू की तो यूरोप के जो लोग थे उनके जो है खिलाफ खड़े होने लगे और अपने अपने देश से प्यार और आज़ादी की भावना जो है और ज़्यादा जो है भावना जो है बढ़ गई। देखिए, अब आगे देखते हैं। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में की विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। देखिए, नेपोलियन के हार जाने के बाद 1815 में यूरोप के एक बड़े देश के नेता एक जगह जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इकट्ठा होते हैं। इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो था यूरोप में वो पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना जिसे नेपोलियन के युद्धों ने बिगाड़ दिया था।